बेसिकली ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट जेंडर स्टडीज के अंदर जो है, ये थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसको जरा फोकस करके समझना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। बेसिकली वुमेन स्टडी और जेंडर स्टडीज की ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन की डिबेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम कहें कि हम वुमेन से रिलेटेड इश्यूज पर एक पूरी बुक बच्चों को पढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हमारे स्कूल के अंदर वुमेन स्टडी का एक अलग बुक होना चाहिए जिसमें सिर्फ वुमेन से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस होने चाहिए, सिर्फ औरत के ऊपर बात होनी चाहिए। ये है ऑटोनॉमी। इंटीग्रेशन, मैं अब दूसरा पर्सपेक्टिव लेके आ रहा हूं। मैं कहता हूं कि रादर देन हम जेंडर स्टडीज को एक अलग बुक में बच्चों को पढ़ाएं, क्यों ना ऐसा करें कि इसको डिफरेंट बुक्स के अंदर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एक चैप्टर के तौर पे जो है वो इंक्लूड कर दें। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक चैप्टर हम जेंडर का ऐड कर दें कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, वुमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में क्या इश्यूज है। साइकोलॉजी के अंदर हम लोग जो है वो वुमेन इश्यूज के ऊपर एक प्रॉपर चैप्टर डाल दें। कौन सी अप्रोच ज्यादा अच्छी है, ऑटोनॉमी या इंटीग्रेशन? ऑब्वियसली इंटीग्रेशन अच्छी अप्रोच लगती है। इंटीग्रेशन की अप्रोच अच्छी है। इंटीग्रेशन क्या कहता है कि आप जेंडर स्टडीज को एक अलग बुक के तौर पे पढ़ाने की बजाय कि बच्चे पूरी बुक पढ़ें, इससे बेहतर यह है कि आप क्या करें, आप इसको इंक्लूड कर दें हर सब्जेक्ट के अंदर। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, सब में एक एक चैप्टर औरत का ऐड कर दें। इंजीनियरिंग के अंदर भी बच्चों को जो है वो एक एक चैप्टर जो है वो वुमेन के ऊपर पढ़ाना शुरू कर दें। ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है। लेकिन जो जेंडर स्टडीज के सपोर्टर्स हैं या जो फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें जेंडर स्टडीज एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के तौर पे जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए। और ये डिबेट स्टार्ट तब होती है जब कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर, कुछ कॉलेजेस के अंदर, कुछ इदारों में जेंडर स्टडीज या जेंडर से रिलेटेड चैप्टर्स को जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर ऐड किया जाने लगा। तो जो फेमिनिस्ट थे वो कंसर्न शो करने लगे और उन्होंने कहा कि नहीं जी, इस तरह तो हमारा जो वुमेन के इश्यूज हैं ये दबते जाएंगे और अल्टीमेटली इनके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं होगा। जब ये एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे होगा तो हर किसी को पता होगा कि हाँ, वुमेन स्टडी भी, वुमेन इश्यूज भी, कुछ इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए वो ये डिबेट जो है वो शुरू करते हैं। अब इसमें जो ऑटोनॉमी के सपोर्टर्स हैं उनके हम पॉइंट देख लेते हैं। जो ऑटोनॉमी के सपोर्टर्स वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेंडर स्टडीज को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाएंगे, किसी दूसरी बुक में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ किसके ऊपर होगा? वुमेन इश्यूज के ऊपर होगा। आप इधर उधर की चीजों को नहीं देखेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ खवातीन को डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है, खवातीन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिलती, खवातीन को पॉलिटिक्स में नहीं क्यों नहीं शामिल किया जाता, बस इसी चीज के ऊपर आप रिसर्च करेंगे। लेकिन जब आप इसको साइकोलॉजी में ले जाते, फिर आपको वहां साइकोलॉजी की थेरीज को भी याद करना पड़ेगा। बाज लोग एक चैप्टर को ही छोड़ देंगे, इस चैप्टर को छोड़ देंगे कि वुमेन इश्यूज का चैप्टर है, इसका साइकोलॉजी से क्या लेना देना था या इसका इकोनॉमी से क्या लेना देना, इस चैप्टर को छोड़ देंगे। तो जब आप ऑटोनॉमी करेंगे तो मजबूरी है लोगों को कि उन्हें मजबूरी में वुमेन इश्यूज के ऊपर ही बात करनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज कि ये जो नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ बिग पिक्चर, इस बात को जरा समझें। इसका मतलब ये है कि जो ऑटोनॉमी के सपोर्टर्स ये हैं, ऑटोनॉमी के सपोर्टर्स वो कहते हैं कि अगर जेंडर से रिलेटेड इश्यूज को हम साइकोलॉजी के अंदर डाल देंगे, एक चैप्टर मिसाल के तौर पर साइकोलॉजी के अंदर एक चैप्टर के तौर पर डाल देते हैं, तो हम ये शो करेंगे कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल इश्यूज एक बड़ी पिक्चर है, एक बड़ा मसला है। उस मसले के अंदर एक छोटा सा मसला वुमेन इश्यूज भी है।
बात समझ आ रही है कि वुमेन इश्यूज को हम एक माइनर इशू के तौर पे ट्रीट करेंगे, और जो बड़ा इशू होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें वो चैप्टर ऐड किया गया। साइकोलॉजी विल बी, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन मेंटल हेल्थ विल बी मोर इंपॉर्टेंट रादर देन वुमेन इश्यूज। ये बात ठीक लग रही है आपको कि आप इग्नोर भी कर सकते हैं इस चीज को? जैसे साइकोलॉजी के अंदर नॉर्मली टेस्टिंग से रिलेटेड एक सेक्शन है सीएसएस में, और उसको अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे सोशल, ये जो है सोशल साइकोलॉजी में फॉल करेगा, तो ये भी जो है वो इसको इग्नोर कर दिया। जो लोग कहें जी इसको क्या करना है, हम बाकी 8 चैप्टर कर लेते हैं, 2 चैप्टर छोड़ देते हैं, जान छुटेगी। हमारी यूनिवर्सिटीज में भी यही ट्रेंड होता है कि ये टॉपिक कर लें, ये चैप्टर कर लें, इसको छोड़ दें, ये वाला कर लें। तो ये इस तरीके से जो है वो फिर आपका जो है वो एक मसला इग्नोर होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज जो इस डिबेट के अंदर आती है, वो कहते हैं कि जब जो फेमिनिस्ट हैं, जेंडर स्टडीज को पढ़ाने का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वुमेन इश्यूज को हाईलाइट किया जा सके। वुमेन इश्यूज को जो है वो, इसका गोल क्या है, वुमेन इश्यूज को हाईलाइट किया जाए और उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, लाइक साइकोलॉजी के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, तो क्या होगा? जो फेमिनिस्ट हैं उनका मेजर गोल से अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। उनको इकोनॉमिक्स की थ्योरीज भी तैयार करनी पड़ेंगी, वो भी पढ़नी पड़ेंगी, और बाद में वुमेन इश्यूज को भी देखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर बैठे अगर इसको किसी सब्जेक्ट में मर्ज किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इसको अलहदा टॉपिक के तौर पे पढ़ाएं। आपकी जितनी भी रिसर्च हो, जितनी भी आपकी जो है वो क्या कहते हैं, सब इसमें कोई डेवलपमेंट होनी है, वो सारी की सारी वुमेन ओरिएंटेड हो। आपको वुमेन से रिलेटेड ही थेरीज पढ़नी पड़े, वुमेन से रिलेटेड ही क्राइसिस पढ़ने पड़े, इश्यूज पढ़ने पड़े, ना कि आपको जो है वो डिफरेंट इकोनॉमी के परस्पेक्टिव को पढ़ना पड़ जाए, साइकोलॉजिकल थेरीज को पढ़ना पड़ जाए, सोशियोलॉजिकल थेरीज को पढ़ना पड़ जाए। तो आपकी अटेंशन मेन जो है वो इशू से डाइवर्ट हो सकती है। ये बिल्कुल वही बात होती है कि आप कमरे के अंदर सफाई करने आए, और कमरे के अंदर सफाई करने की बजाय आप इधर उधर की चीजों को छेड़ना शुरू कर दें। आप जो है वो कपड़े सीधा करना शुरू कर दें, और जो क्लीनिंग का काम है वो बीच में रह जाए। आपकी मेजर अटेंशन जो है वो क्लीनिंग से हटके दूसरे कामों की तरफ चली जाएगी। तो इसलिए अटोनमी नहीं होनी चाहिए। अब जो इंटीग्रेशन के सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं? जो इंटीग्रेशन के सपोर्टर्स हैं उनका मानना यह है, जब आप जेंडर से रिलेटेड इश्यूज को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऐड करेंगे तो उसकी रीच ज्यादा लोगों तक जाएगी। अगर आप जेंडर स्टडीज को सिर्फ एक डब्बे में बंद करके रखेंगे, एक डिपार्टमेंट में बंद करके रखेंगे, एक बुक में बंद करके रखेंगे, जिसको कभी भी एक इंजीनियर नहीं पढ़ेगा, एक डॉक्टर नहीं पढ़ेगा, एक साइकोलॉजिस्ट नहीं पढ़ेगा, तो वो कभी भी इस इश्यू की जो सेंसिटिविटी है, जो इंटेंसिटी है, उसको नहीं समझ पाएगा। और हर एरिया में कुछ ना कुछ एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, और वो कोई ना कोई ओपिनियन दे सकते हैं जिनकी जो बड़ी वैल्यूएबल हो सकती है। तो अगर आप इसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऐड करेंगे तो इसकी रीच डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल पर्संस तक जाएगी, और वो इन्फ्लुएंशियल पर्संस वुमेन इश्यूज के ऊपर ज्यादा बेहतर पॉलिसी दे सकते हैं, रादर देन अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ चंद लिमिटेड फेमिनिस्ट तक महदूद कर दें। बात समझ आ रही है कि अगर आप इसको क्रिमिनोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो क्रिमिनोलॉजिस्ट आपको पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग ऑनर किलिंग करते हैं, एसिड अटैक करते हैं। आप इसको लॉ में इंटीग्रेट करेंगे तो लॉयर्स आपको बता सकते हैं, लॉ की डिग्री में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से लॉज खवातीन के लिए मसले मसाइल बन रहे हैं। आप इसे साइकोलॉजी में ले जाएंगे तो आप बताएंगे कि किस किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेसेस जो है वो खवातीन के लिए जो है वो मसले मसाइल की वजह बन सकती है।
तो वाइडर अप्रोच आपकी होगी। दूसरी चीज, बल्कि इसमें एक ही पॉइंट है वाइडर अप्रोच का ही, और क्या इसमें इंटीग्रेशन का दे सकते हैं। इसकी सपोर्ट जो है, जब आप इस सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तो आपकी जो सपोर्ट है वो फेमिनिस्ट से निकल के मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी। आपको डिफरेंट एरियाज ऑफ द लाइफ या डिफरेंट एकेडमिक एरिया से जो है वो सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी वुमेन इश्यूज के लिए, जो कि वुमेन की इमेंसिपेशन और जेंडर इक्वलिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो ये इंटीग्रेशन का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपने जब इस डिबेट को खत्म करना है, तो इस डिबेट को, इसका बिल्कुल ब्रॉडर इम्पैक्ट इसका सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगी, ये भी आप लिख सकते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस जो है वो आप इसमें मिलेंगी। लाइक आपको सोशियोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव मिल सकता है, आपको इकोनॉमिस्ट का जो है वो पर्सपेक्टिव मिल सकता है, आपको जियोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव मिल सकता है। हर किसी का पर्सपेक्टिव जो है वो वैल्यूएबल होगा टू एड्रेस वुमेन इश्यूज, और इस तरह से ज्यादा अच्छे तरीके से वुमेन इश्यूज को जो है वो आप एड्रेस कर सकते हैं। अब आपने आखिर में जब इस डिबेट को एंड करना है, ये डिबेट 20 नंबर की नहीं आती, ये डिबेट सवाल के दो पार्ट्स बनते हैं। उसमें एक पार्ट आपका हो जाता है बाजू का वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज में डिफरेंस क्या है, और इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी की डिबेट बता दें, या वुमेन इंटीग्रेशन ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन की डिबेट प्लस जेंडर स्टडीज का स्कोप क्या है वो बता दें। तो डिफरेंट ओपिनियंस जो है वो आपको मिलती है। तो ये 10 नंबर का सवाल आएगा। तो आप अब इसको एंड कैसे करेंगे डिबेट को, तो आपने यही कहना है कि ऑटोनॉमी वो भी अपनी जगह पर ठीक है, इंटीग्रेशन वो भी अपनी जगह पर ठीक है, दोनों के आर्गुमेंट्स स्ट्रांग है, और दोनों के आर्गुमेंट्स में मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो रादर देन हम किसी एक को पिक करें, हम दोनों को ठीक करेंगे, और किसी कंक्लूसिव एंड पे जाने के लिए हमें मजीद डिबेट की जरूरत है। जैसे कल नेचर वर्सेस नर्चर को खत्म किया था, इसी तरह से इसको भी आपने वाइंड अप कर देना। तो बच्चे, ये ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन की डिबेट आपको समझ आ गई है। के बाद बच्चे आपका आ जाता है जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज जो है वो, उनमें इनमें क्या फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज। जेंडर स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम दोनों जेंडर्स की बात करते हैं, बल्कि दो से ज्यादा जेंडर्स की बात भी करते हैं। हम इसमें मेल, फीमेल, होमोसेक्सुअल्स, हेट्रोसेक्सुअल्स, बायसेक्सुअल्स, LGBTQ, इनके सबके बारे में बात करते हैं, ट्रांसजेंडर्स, सिस जेंडर्स। जबकि वुमेन स्टडीज के अंदर हम बात क्या करेंगे, उसमें किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, उसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वुमेन के बारे में। एक तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। अगर हम बात करें वुमेन स्टडी, ये वुमेन हिस्ट्री के ऊपर बात करती है। ये क्या कहती है, वुमेन स्टडीज ये कहती है कि जो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ाई जाती रही हैं, उसमें हमें औरतों की जो अचीवमेंट्स हैं उनको अंडर रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब आप वुमेन स्टडीज पढ़ेंगे, तो वुमेन स्टडीज में आप उन औरतों के बारे में भी पढ़ेंगे जिन्होंने हिस्ट्री में कुछ ना कुछ अचीव किया है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम किए हैं, लेकिन उनको जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से हाईलाइट नहीं किया गया, उनकी एफर्ट्स को, उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट नहीं किया गया। लाइक हमने अकबर के बारे में पढ़ा है, बाबर के बारे में पढ़ा है, लेकिन इनकी सिस्टर्स जो है, जिसने ये जो है वो क्या कहते हैं, जहांगीर की जो बहन थी जिसने कि जहांगीर नामा लिखा था,
उसकी स्टेप सिस्टर थी, तो उसके इस कंट्रीब्यूशन को हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं। मुमताज महल का क्या कंट्रीब्यूशन है, रजिया सुल्तान का क्या कंट्रीब्यूशन है, झांसी की रानी का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें जो है वो ज्यादातर जो एफर्ट्स पढ़ाई जाती है वो मेल मेंबर की पढ़ाई जाती है। तो वुमेन स्टडीज कहती है कि हम वुमेन हिस्ट्री के बारे में जो है वो पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें वुमेन की जो है वो कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में क्या था वो देखने को मिलेगा। उसके बाद वुमेन स्टडीज ये बताती है कि सोशल रोल्स खवातीन से जो है वो कौन से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। ये हमें बताती है कि खवातीन से जो है सोशल रोल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं, केयर गिवर्स गिवर्स का, होम मेकर्स का, डोमेस्टिक एक्टिविटीज जो है वो इनसे एक्सपेक्ट की जाती है। तो जब आप सोशल इश्यूज को पढ़ेंगे, वुमेन स्टडीज को पढ़ेंगे, तो वहां पर आप जब वुमेन के सोशल इश्यूज को देख लेंगे, सोशल रोल्स को समझ लेंगे, तो फिर इन रोल्स को चेंज करने के लिए भी आप इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट बेसिकली वुमेन स्टडीज क्या करती है, ये एक्सप्लोर करती है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो खवातीन को जॉब में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जाने से रोकते हैं, या इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन के जिम्मेदार है, खवातीन को इनहेरिटेंस के राइट्स नहीं मिलते, उनको फाइनेंशियली डिपेंडेंट रखा गया है, वो किन किन फैक्टर्स की वजह से है। और फिर अगर खवातीन की पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होगी तो उसका क्या जो है वो फायदा होगा। सेम गोज विद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी हम लोग यही देखेंगे कि खवातीन को पॉलिटिक्स में क्यों शामिल नहीं होने दिया जाता, एज ए वोटर्स इनको क्या मसाइल का फेस सामना करना पड़ता है, एज ए कैंडिडेट्स इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और फिर इन मसाइल का जो है वो सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। उसके बाद वुमेन स्टडीज वुमेन के हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात करती है। ये सोलली सिर्फ वो इश्यूज जो वुमेन को हेल्थ के फेस करने पड़ते हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव इश्यूज, पुअर फैमिली प्लानिंग, मेल न्यूट्रिशन एटसेट्रा, ये सारे इश्यूज को एड्रेस करता है। और इसके ऊपर पॉलिसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि किन तरीकों से जो है वो हेल्थ केयर क्राइसिस जो है वुमेन के उनको एड्रेस किया जा सकता है। ये चीज आपको जेंडर स्टडीज में भी पढ़ने को मिलेगी, बट जेंडर स्टडीज में इसका एक लिमिटेड पोर्शन है। जेंडर स्टडीज में मेन के हेल्थ क्राइसिस भी आपको पढ़ने को मिल सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स के हेल्थ क्राइसिस भी पढ़ने को मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको वुमेन के मिलेंगे। फिर उसके बाद यहां पर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के बारे में आपको पता चलता है कि करंटली और प्रिमिटिवली, मौजूदा दौर में और पास्ट में, कौन कौन सी फेमिनिस्ट मूवमेंट चली हैं, और किस तरीके से जो है वो इन लोगों ने खवातीन के राइट्स को इंश्योर किया, उनको हासिल किया, और मजीद राइट्स के लिए किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, ये आपको वुमेन स्टडी में पढ़ने को मिलेगा। जेंडर स्टडीज में भी पढ़ने को मिलेगा, बट वहां पर आपको दूसरी जेंडर्स की मूवमेंट जो है वो भी देखने को मिलेंगी। वुमेन स्टडीज आपको बताती है कि खवातीन को मीडिया में, लिटरेचर में, आर्ट्स में किस तरीके से जो है वो पोर्ट्रे किया जाता है, मूवीज में कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, ड्रामाज में कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। और जब आप उस पोर्ट्रेल को समझ लेते हैं तो फिर आप उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन द रोल्स ऑफ वुमेन। मतलब पहले आप वुमेन को जो है वो एक केयर गिवर के तौर पे दिखा रहे हैं, फिर आप एंटरप्रेन्योर के तौर पे दिखाना शुरू कर देंगे। आप वुमेन को जो है वो एक होम मेकर के तौर पे दिखा रहे हैं, फिर आप इनको एक सोल्जर के तौर पे दिखाना शुरू कर देंगे। वुमेन को जो है वो आप डोमेस्टिक एक्टिविटीज करते हुए दिखा रहे हैं, फिर आप इनको वॉरियर के तौर पे दिखाना शुरू कर देंगे। सो जब आपको ये पता चलेगा कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो फिर ही उसको आप सही तरीके से जो है वो चेंज कर सकते हो। वुमेन स्टडीज ये भी डिस्कस करती है कि खवातीन को एवरीडे लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, डे टू डे लाइफ में उनको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है,
अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए, अगर वो वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो वर्क प्लेस पे उनको क्या मसाइल जो है वो फेस करने पड़ेंगे डेली बेसिस पे, उसको भी जो है वो यहाँ से। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, इसको दरिया को कूजे में बंद करें, तो वुमेन स्टडी फ्रॉम एवरी परस्पेक्टिव डिस्कस द इश्यूज ओनली एंड ओनली ऑफ वुमेन। समझ आ गई बच्चे जेंडर वुमेन स्टडीज का जो है वो क्या रोल है? यही बातें आप ऑपोजिट कर देंगे तो आप जेंडर स्टडीज में चले जाएंगे। मतलब आप वुमेन के अलावा आप बताना शुरू करेंगे कि जी जेंडर स्टडीज बताती है, चले मैं उसके भी लिख ही देता हूँ। जेंडर स्टडीज बताती है कि हर जेंडर के कितने या क्या क्या रोल्स हैं। मर्दों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वुमेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ट्रांसजेंडर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, या कोई भी दूसरी जेंडर जो है वो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ये आपको जो है वो जेंडर स्टडीज बताती है। हिस्ट्री के ऊपर क्या बताती है? ये आपको बताती है कि हिस्टोरिकली डिफरेंट जेंडर्स कैसे डेवलप हुई, फिर हिस्ट्री में हर जेंडर का जो है वो क्या इश्यूज थे, फिर किस तरीके से उनको उनके राइट्स मिलना शुरू हुए। जैसे आप ब्लैक पीपल की बात करते हैं अमेरिका में, तो ब्लैक पीपल जो थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही स्लेव्स के तौर पे जो है वो अमेरिका में ट्रीट किया जाता था। दोनों ही स्लेव्स थे। अब्राहम लिंकन के दौर में जो है वो अमेरिका में अमेंडमेंट्स हुई, और उन अमेंडमेंट्स के अंदर ब्लैक पीपल को जो है वो राइट टू वोट मिला। लेकिन राइट ऑफ लाइफ और राइट ऑफ रिस्पेक्ट उनको जो है वो 1950 तक, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म तक नहीं मिला था। तब तक नहीं मिला जब तक सिविल राइट मूवमेंट अमेरिका में नहीं चली। तो ये हमें जेंडर स्टडीज बताती है कि हर जेंडर को हिस्टोरिकली किस किस तरीके से जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिर्फ वुमेन का नहीं, हर किसी का जो है वो ये बताएंगे। फिर जेंडर स्टडीज हमें बताती है कि किस तरीके से कल्चर जो है वो हमारी जेंडर की डेफिनेशन को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे, मैंने कल आपको गोरा कल्चर का बताया कि गारू कल्चर, सॉरी, गारू कम्युनिटी इंडिया के अंदर है, और वो जो है वहां पर डोमिनेंसी मेल फीमेल की होती है, और मेल जो है वो उनका मेजर काम जो है वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज है। तो वहां पर जेंडर के रोल ऑपोजिट है। लेकिन हमारी जो नॉर्मल सोसाइटीज हैं, नॉर्मल कम्युनिटीज हैं, वहां पर जेंडर की डेफिनेशन और जेंडर रोल्स और है। अफ्रीकन सोसाइटीज, अफ्रीकन ट्राइब्स बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर जो है वो मैट्रीलीनियल सोसाइटीज हैं, खवातीन की डोमिनेंसी है, खवातीन ही सारे मामला को देखती हैं, और मर्द हजरात जो है वो घरों में रहते हैं, पर्दा करते हैं, किसी गैर औरत से बात नहीं करते, वरना इज्जत के नाम पर उनको कत्ल कर दिया जाएगा। पावर डायनामिक्स, जेंडर स्टडीज हमें बताती है कि किस तरीके से पावर इन द हैंड ऑफ वन जेंडर अफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ अनदर जेंडर। मतलब मर्दों के हाथ में जो पावर है वो किस तरीके से जो है वो खवातीन की जो फ्रीडम है उसको सप्रेस कर रही है। ये पावर डायनामिक्स को समझाती है कि किस तरीके से मोर पावरफुल कंट्रोल्स द वीकर पर्सन। ये चीज आपको वुमेन स्टडी नहीं बताएगी, ये चीज आपको सिर्फ जेंडर स्टडीज ही बताएगी। वुमेन स्टडी कभी भी आपको नई इवॉल्व होने वाली जेंडर्स के बारे में नहीं बताएगी, कि जो नई जेंडर्स इवॉल्व हो रही हैं उनका जो है वो क्या मतलब है, क्या रोल है सोसाइटी में, उनको क्या मसाइल है। ये कभी भी वुमेन स्टडी नहीं बताएगी, ये आपको जेंडर स्टडीज बताएगी। मतलब एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी जो है आपकी, उनके क्या राइट्स हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है। लेकिन इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, ना ही इसको आपने तैयार करना है, वो पेपर के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। वो पता नहीं किस जहाज ने बीच में डाल दी है। तो
उनको क्या मसले मसाइल है, क्या इश्यूज है, इसका भी जो है वो आपको जेंडर स्टडीज ही बताएगी, वुमेन स्टडीज नहीं बताएगी। एक्टिविज्म, एक्टिविज्म बेसिकली बताता है कि हर जेंडर, चाहे वुमेन हो, चाहे मैन हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स हो, या जो भी जेंडर हो, वो किस तरीके से मूवमेंट चलाकर, प्रोटेस्ट करके अपने अपने राइट्स हासिल करें। जैसे सिविल राइट मूवमेंट में ब्लैक मैन और वुमेन दोनों ने जो है वो आजादी हासिल की। इसी तरह सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में ये जो LGBTQ कम्युनिटी है, इन्होंने जो है वो अपने राइट्स हासिल करने की कोशिश की। तो किस किस तरह से उनको राइट्स मिले, किन मूवमेंट्स के जरिए राइट्स मिले, ये सारा कुछ आपको जेंडर स्टडीज में पता चलता है, वुमेन स्टडी में पता नहीं चलता। तो बच्चे, आई होप आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा जेंडर स्टडीज का और वुमेन स्टडी का। चलो बेटा, कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग्स भी फेसबुक पे अपलोड हो चुकी हैं, ये वाली भी अपलोड हो जाएगी। आप कॉन्सेप्ट तो समझ लें, फिर बाद में कॉन्सेप्ट लेके बैठे होंगे। अब आ जाता है बच्चे स्कोप ऑफ जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज का स्कोप क्या है, या जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो लोग जेंडर स्टडीज में डिग्री हासिल करते हैं वो किन किन एरियाज में जो है वो जॉब कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पर हम लोग देख लेते हैं। ये सारे का सारा स्कोप है जेंडर स्टडीज का, ये जो लिखा हुआ है ना हमने, अंडरस्टैंडिंग द रोल, हिस्ट्री, कल्चरल पर्सपेक्टिव, पावर डायनामिक्स, ये सारा स्कोप ही है। लेकिन यहां पर हम स्कोप देखेंगे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, या उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिल सकती हैं। आपके ख्याल में जो लोग जेंडर स्टडीज में BS करते होंगे, या ग्रेजुएशन करते होंगे, अपनी डिग्रीज लेते होंगे, तो उनको क्या, किन एरियाज में जॉब मिल सकती है। NGOs में जा सकते हैं, वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बन सकती हैं। टीचिंग, आप टीचर्स बन सकते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं वुमेन इश्यूज के ऊपर। पॉलिसी मेकर्स बन सकते हैं। ठीक है। हेल्थ केयर में जा सकते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, वो हॉस्पिटल में उसने अपनी इंटर्नशिप की थी। शी वाज डूइंग डिग्री इन ग्रेजुएट जेंडर स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसने इंटर्नशिप अपनी हॉस्पिटल में की थी। तो हॉस्पिटल में ये क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं उनको उनके राइट्स के बारे में बताती हैं, और उनको मशवरे देती हैं कि किस तरीके से वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं, कि वो लेडी हेल्थ विजिटर से रब्ता करें, या जो है वो कोशिश करें कि इस तरीके से जो नीम हकीम, जो क्वैक्स होते हैं, उनसे दवाइयां लेने की बजाय किसी प्रोमिनेंट, किसी अच्छे डॉक्टर से दवाइयां लें। और जो है वो, मतलब जो भी मामला खवातीन के हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, उनको जो है वो ये एड्रेस करने में उनकी मदद करती हैं। ये मीडिया में जा सकती हैं। मीडिया में जाकर क्या करती हैं, जैसे शर्मीन ओबैद चौनोय ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, तो आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर जो है वो वुमेन के इश्यूज को हाईलाइट कर सकती हैं। इसके अलावा लीगल अरीना में जा सकती हैं, मतलब आप वुमेन राइट्स एडवोकेट बन सकती हैं। आप ह्यूमन राइट्स के लिए जो है वो बात कर सकती हैं। जैसे आपकी वो शीरी मजारी की बेटी का नाम क्या, एमन मजारी, वो बन सकती है। असमा जहांगीर बन सकती हैं आप। ठीक है। काउंसलिंग आप कर सकती हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठी है, वो आजकल पागल खाने में होती है, और पागल खाने के अंदर पागलों की काउंसलिंग कर रही है। लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने जो है वो काउंसलिंग की थी हॉस्पिटल्स में जाकर, खवातीन की जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी और बाकी मामला से सफर कर रही थी। तो काउंसलिंग भी आप कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप्स में भी आप जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप्स में आप जा सकते हैं। ठीक है।
और स्टार्टिंग बिजनेसेस जो कि वुमेन ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं उसको स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक पार्लर्स खोल लें, लाइक कंसल्टिंग सर्विसेज, टीचिंग स्कूल्स खोल सकती हैं वो अपने। तो ये सारे के सारे जो है वो एरियाज है जिसमें खवातीन जो है वो काम कर सकती हैं। सिव वो सारे का सारा सिविल राइट एक्टिविस्ट और जो भी चीज़ है। तो बच्चे अब इसको यहीं पे रोक लगाते हैं हम लोग। और ये जितना हमने कर लिया है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये 3 दिन में हमारा जो काम हुआ है तकरीबन ओवरऑल जेंडर स्टडीज का जो है वो हमने रिव्यू ले लिया है। और मेरे ख्याल में रिव्यू नहीं लिया, जो नए बच्चे थे उनको चीजें समझ भी आ गई हैं। तो अब कल आपको मिलेंगी जेंडर स्टडीज के ऊपर कुछ असाइनमेंट्स, जेंडर स्टडीज के ऊपर कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगी। भाई वो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी जो कल हमने डिस्कस किया है वो सोशल कंस्ट्रक्शन में ही आ रही है ना। नोट्स भी आपको कल मिलेंगे, कल रात बाद नमाज मगरिब मदरस बाद नमाज मगरिब आपको जो है वो आपको मिलेगी। मैं वो जरा जरा बाद नमाज मगरिब मदरसा मोहम्मदिया फरीदिया कुछ और ही किस तरफ जाने लगा था। तो उधर नहीं जाना हमने, हम इधर ही रुकेंगे इंशाल्लाह। आप भी हयात होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं भी हूँगा। तो हम लोग कल शाम 12 आपको 7 बजे तक जो है वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। उससे पहले आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो 7 बजे से पहले पहले आपने असाइनमेंट जो है वो जमा करा देनी है। ठीक है, असाइनमेंट्स आपने जमा करा देनी है, और वेट करें असाइनमेंट्स के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उनका। अब अगर आप लोगों से एक ओवरऑल फीडबैक लिया जाए तो क्या जेंडर स्टडीज अटेम्प्ट की जा सकती है पेपर में? मतलब अभी आप अगर पास्ट पेपर्स हम लोग ओपन करें तो कर लेंगे सवाल कोई भी आप? चले बच्चे, ये अच्छा हो गया है। और फिर इंशाल्लाह कल आपका रेस्ट डे है। कल आपका रेस्ट डे है, और परसों जो है वो फिर हम लोग जनरल जनरल साइंस एंड एबिलिटी के वो शुरू करेंगे, टॉपिक्स को, मैथ के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अब जाके आराम करें। आज मेरी भी जल्दी जान छूट गई और आप लोगों की भी जल्दी जान छूट गई है। थर्ड वे वो फेमिनिज्म मैं ऑडियो मैसेज में समझा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा खुला डुला टॉपिक है, तो वो ऑडियो मैसेज में मुझे बेहतर लगता है कि उसको समझा दूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और फिर इसकी रिकॉर्डिंग और कल वाली रिकॉर्डिंग जो है वो कुछ देर में अपलोड हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।